मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है वह मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, रचना शिक्षण की विधियां, इसके बारे में है। तो यहाँ से जो है हम रचना शिक्षण के बारे में थोड़ा जानेंगे और रचना शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। चलिए तो जो है हम शुरू करते हैं। रचना शिक्षण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रचना शिक्षण, रचना क्या होती है, रचना के बारे में जानेंगे, फिर रचना शिक्षण के बारे में जानेंगे। रचना क्या होती है, रचना के बारे में जानेंगे, और रचना शिक्षण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा जैसा आप सभी को पता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ जो है वह बनाते रहता है, कुछ न कुछ निर्माण करते रहता है। वह एक क्रिएटिव पर्सन है। मनुष्य एक क्रिएटिव व्यक्ति है, वह एक कुछ न कुछ करते रहता है, तो सृजनशील। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई सृजन नहीं किया तो इसका मतलब उसकी जो क्षमता है वह वैसी बची की बची, धरी की धरी रह गई है। तो मानव जो है वह सृजनशील प्राणी है। मानव कुछ न कुछ वह बनाते रहता है। तो मानव जब सृजनशील प्राणी है, इसको सृजनशील और कैसे बनाएंगे और इसको बेहतर कैसे बनाएंगे, तो बेहतर बनाने के लिए उसकी रचनात्मक शक्ति जो है उसको हमको उजागर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके अंदर जो रचनात्मक शक्ति है उसको निकालना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है, एक बार का एक प्रसंग है कि हनुमान जी को जब वो बचपन में थे, जब छोटे थे, तभी उनको वरदान मिला हुआ था कि आप कहीं उड़ सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये और आप बलशाली हैं। तो ये चीज उनके अंदर जो उनको शक्ति मिली हुई थी, शुरू में उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और वह जो है सूर्य भगवान को भी निकलने के लिए पहुंच गए। तो वहां पे उनको कहा गया कि आपकी जो शक्ति है, आपकी शक्ति अभी विस्मृत करी जाती है, और आपको जब इसकी जरूरत लगेगी, जब ज्यादा जरूरत लगेगी, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। तो आ जाएगी, बट आपको कोई याद दिलाने वाला होगा, तो वह जो है वह विस्मृति हुई जो शक्ति है वह वापस आ जाएगी। तब से लेकर के जब वह श्री रामचंद्र जी के पास जब वो पहुंचे, तो जो है सुग्रीव के पास जब उनको श्री रामचंद्र जी को लेकर के जब गए, तो वहां पे जब लंका के ऊपर, लंका तक जाना था, तो वहां पर ये हुआ कि जाएंगे कैसे। तो वहां पर उनको याद दिलाया गया कि आपके पास ऐसी शक्ति है। तो वह शक्ति मतलब वह शक्ति, रचनात्मक शक्ति कि वह किसी भी भार को उठा सकते हैं, किसी भी चीज को छू देंगे तो कुछ भी बन जाएगा। ऐसे अलग अलग चीजें जो है वह सब किसी के अंदर में होती है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई अच्छा जो है वह वक्तव्य हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, कोई कृति कर सकता है, कोई व्यंग्य कर सकता है, कोई जो है वह लोगों को हंसा सकता है। तो अलग अलग प्रकार की जो है लोगों के अंदर में रचनाएं होती हैं। तो ऐसी ही रचनाएं, ऐसी ही डाइवर्सिटी की रचनाएं जो है हर बच्चे में से निकालना, वह निकालने का भी एक कौशल होता है। तो वह रचना शिक्षण करवाया जाता है, जिससे हर बच्चे के अंदर में जो कौशल है, जो सृजनात्मक जो वस्तु है, उसको बाहर निकाला जाए। तो ऐसे ही इसी को करने के लिए जो है हम एक टूल का और एक मेथड का प्रयोग करते हैं। इस रचनात्मक योग्यता के संवर्धन हेतु भाषा शिक्षक के छात्रों को प्रारंभ से ही विशेष सहयोग दिया जा सकता है, जिससे छात्र भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य में मौलिक रचनाएं लिखने में भी योग्य बन सके। तो अब यहाँ बच्चा जो है, अब भाषा शिक्षण के तहत, भाषा शिक्षण में अगर भाषा का शिक्षण है, यानी भाषा का ज्ञान बच्चे को कराया जा रहा है, तो भाषा शिक्षण के तहत टीचर जो है इसमें अलग अलग प्रकार की जो है कृतियां करवा सकता है। जैसे बच्चे को जो है वह लेख लिखवा सकता है, कहानी लिखवा सकता है, रिपोर्टाज लिखवा सकता है, और जो है वह ड्रामा लिखवा सकता है, और कविताएं लिखवा सकता है, छोटे छोटे मुहावरे लिखवा सकता है, छोटे छोटे जो है लोकोक्तियां लिखवा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रचना शिक्षक के कार्य हैं जिसके जरिए वह करवा सकता है। तो ऐसे आजकल देखिए रचना में ही, ऐसे लेखन में ही कितने सारे आजकल हैं कि स्क्रिप्ट लिख करके दीजिए लोगों को, तो स्क्रिप्ट अगर पसंद आई तो उसकी फिल्में बन सकती हैं, उसके गाने बन सकते हैं, उसके जो है विरहा बन सकते हैं, उसके आला बन सकते हैं। ढेर सारे प्रकार के हैं जो रचनाओं से ही निकल करके आते हैं। तो ये रचनाएं करना भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की कला है। तो ऐसे कला को उजागर करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के अंदर में समय समय पे वह ज्ञान देता रहे। तो ही ज्ञान देने के लिए भाषा शिक्षण में जिस विधि का प्रयोग होता है, जिस शिक्षण का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं क्या, रचना शिक्षण की विधि। चलिए आगे चलते हैं। रचना शब्द की जो व्युत्पत्ति है, रचना शब्द निकला कहां से है, तो रचना शब्द जो है वह रच धातु से निकला है। रचना शब्द जो है वह रच धातु से निकला है। रचना शब्द की व्युत्पत्ति हमने कल बताया था, एक व्युत्पत्ति विधि भी है जो है गद्य शिक्षण में। तो रचना शब्द, यह रचना शब्द जो है वह रचना शब्द किससे निकला है, रच धातु से, रच धातु से। तो रच धातु से इसकी रचना हुई है, रच धातु। अब इस रच धातु का मतलब क्या होता है, तो रच धातु जो है, उस रच धातु के अलग अलग मीनिंग होते हैं, रच धातु के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो है, रच धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है सजाना,
सजाना, संवारना, सजाना, संवारना, ये सब इसके क्या है, ये सब उसके रचना के ये हैं। लिखना, सजना, मतलब सजाना, संवारना, सजाना, संवारना, लिखना, बनाना, ये सब जो है रच धातु, रच के जो है शब्द है, रच के अर्थ हैं। रच धातु से रचना जो है रच धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सजाना, जिसका अर्थ होता है संवारना, जिसका अर्थ होता है लिखना, जिसका अर्थ होता है बनाना। तो ऐसी कोई कृति करी जाए, ऐसी कोई ड्राइंग करी जाए कि ड्राइंग में जो है वो पूरा का पूरा सजा दिया जाए, ऐसा कुछ करा जाए, इस पूरे बोर्ड को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजा दिया जाए, संवार दिया जाए। तो शब्दों के जरिए उसको संवार देना, शब्दों के जरिए उसको सजा देना, शब्दों के जरिए भाषा के जरिए उसको लिख देना, भाषा के जरिए उसको बना देना, यही कहलाता है क्या, रचना। यही रचना कहलाती भाषा शिक्षण के तहत। तो भाषा शिक्षण के तहत भाषा में यह नहीं कि जो है वो खाना बना देना, ये कर देना, ये सब सारी बातें भाषा में हो रही है। तो भाषा में सजाना, भाषा में संवारना, भाषा में लिखना, भाषा में बनाना, इन सभी का ज्ञान जो है वो जब करवाया जाता है तो वो रचना शिक्षण के तहत, भाषा में रचना शिक्षण के तहत आता है। अब रचना शिक्षण जो है, रचना में रचना शब्द जो है रच धातु से निकला हुआ है। ओके, तो रच धातु से निकला हुआ है। रचना के माध्यम से मानव अपने भावों को क्रमबद्ध रूप से एक सूत्र में पिरोकर भली भांति दूसरे तक प्रस्तुत करता है। यानी इसी रचना के माध्यम से, किसके माध्यम से, रचना के माध्यम से, रचना के ही माध्यम से, जैसे कोई भी रचना के माध्यम से, रचना जो है इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने भावों को, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने भावों को दूसरे पर प्रकट कर सकता है, अपने भावों को दूसरे पर प्रकट कर सकता है। दूसरे पर कैसे प्रकट करेगा, तो दूसरे पर प्रकट कर सकता है कविता के माध्यम से, कैसे, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लेख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लेख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, और आर्टिकल के माध्यम से, इसके बाद जो है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे चुटकुले के माध्यम से, और कैसे, तो छोटे छोटे जो है गीतों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, छंद के माध्यम से। तो ये सारे माध्यम है, कैसे, ये सारे माध्यम है कि व्यक्ति में रचना के माध्यम से, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से जो है व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकता है, दूसरों तक समक्ष उसके प्रस्तुत कर सकता है। तो समस्त प्रस्तुत करने के लिए कहानी है, कविता है, लेख है, पत्र है, आर्टिकल है, चुटकुले है, गीत है, दोहे हैं, छंद है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि रिपोर्ट कार्ड है और आत्मकथा है, इनके माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है ऐसे सारे ज्ञान बच्चों के अंदर में विकसित करना, बच्चों के अंदर में कविता का जो है ज्ञान विकसित करना, बच्चों के अंदर में कहानी का ज्ञान जो है विकसित करना, कहानी कैसे लिखना है, कहानी कैसे बनाना है उसके बारे में विकसित करना, लेख के माध्यम, पत्र, आर्टिकल, चुटकुले, इन सभी को जो है विकसित करना। तो ऐसे जब विकसित करेंगे तो ये विकसित करेंगे किसके माध्यम से, रचना शिक्षण के माध्यम से। अब मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुख्यतः बोलकर और लिख कर करता है। यानी अब ये सब रचना है, अभिव्यक्ति करेगा कैसे, तो अभिव्यक्ति जब करेगा मानव, अभिव्यक्ति यानी कोई मानव या कोई व्यक्ति जब अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करेगा, तो अभिव्यक्त करने के दो माध्यम होते हैं, एक तो होता है लिख कर और दूसरा होता है बोलकर। लिख कर और बोलकर जो है अपनी बातों को वह प्रकट करता है। तो लिख कर जब बातों को करता है तो उसे कहते हैं लिखित रचना। जब ये वाली होती है तो इसे कहते हैं लिखित रचना। जब व्यक्ति अभिव्यक्ति को लिखकर और बोलकर करता है तो लिखने वाली को अभिव्यक्ति को कहते हैं लिखित रचना। अगर कोई लिखित रचना है, लिखी हुई रचना, तो उसे कहते हैं लिखित रचना। और वहीं अगर बोली हुई रचना होती है तो उसे कहते हैं मौखिक रचना। एक होती है लिखित रचना और दूसरी होती है मौखिक रचना। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को दो तरीकों से प्रेषित करता है। तो एक को कहते हैं लिखित रचना और दूसरे को कहते हैं जो है मौखिक रचना। अब उसी में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसी में एक सांकेतिक रचना भी आती है, जहां माइम आता है, गेस्चर्स आता है। तो माइम और गेस्चर्स के जरिए भी अपनी अभिव्यक्ति को किया जाता है। तो अभी एक प्रकार का रचना है, माइम गेस्चर्स भी एक प्रकार की रचना है। तो वहां से भी, उस रचना के माध्यम से भी अपनी बात को प्रेषित किया जा सकता है। चलिए, यहां तक हो गया तो हम आगे चलते हैं।
और रचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रचना क्या होती है? रचना मतलब क्या? कोई कृति, कोई उकेल, कोई बनाना, वह जो है वह रचना होता है। संवारना, वह सारी बातें रचना के तहत आती है। चलिए आगे चलते हैं। तो रचना जो है वो दो तरह की होती है, लिखित रचना और मौखिक रचना। लिखित रचना और मौखिक रचना। अब रचना को साधारण रूप में कह सकते हैं कि निर्माण, बनावट, कृति या सजावट। रचना को क्या कह सकते हैं? रचना को और क्या कह सकते हैं? तो रचना को कह सकते हैं निर्माण। निर्माण करना। रचना मतलब क्या? निर्माण करना, बनावट करना, निर्माण करना, बनावट करना, कृति करना, कृति करना, निर्माण करना, बनावट करना, कृति करना तथा सजावट करना। सजावट करना, ये सब क्या है? ये सब रचना के ही रूप है। अब रचना के रूप है तो कैसे होंगे? जैसे एक चलिए हम एक एक उदाहरणों के रूप में ले लेते हैं। उदाहरणों के रूप में ले लेते हैं। तो जैसे जैसे अब कैसे होगा? तो क्या करेंगे कि रचना बनेगी, कि निर्माण होगा? जैसे फूलों की रचना करना, फूल की रचना करना, फूल की रचना करना। और क्या कर सकते हैं? फूल की रचना हो गया। दूसरा क्या है? भवन की रचना करना, बनावट कर रहे हैं। भवन की भवन की रचना करना यानी कोई घर बनाना, भवन की रचना करना। और क्या करना? और करना कविता की रचना करना, कोई कृति लिखना, कविता, कोई कृति लिखना, कविता की रचना करना। ये सब क्या है? यह सब क्या है? वो रचना की ही उदाहरण है। और क्या? तो केस रचना करना, तो सजावट करना। जैसे आप अपना केस, अपना बाल बना रहे हैं तो केस रचना करना, केस रचना करना। ये अब ये तो मैंने ऐसे ये सामान्य बातें बताई हैं। ये सामान्य बातें बताई हैं कि फूल का रचना करना, भवन की रचना करना, कविता की रचना करना, केस की रचना, ये सामान्य बातें बताई हैं। अब इन्हीं को जो है हम अपने भाषा में जब लेके आएंगे, तो भाषा में लेके आएंगे तो चाहे वह कविता के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे रिपोर्टाज के रूप में हो, चाहे अभिव्यक्ति के रूप में हो, चाहे वह जो है चुटकुले के रूप में हो, वह दोहों के रूप में हो, उसी रूप में जो है हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्र के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, रिपोर्टाज के रूप में हो, उसी रूप में जो है हम अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पे हम यह कह सकते हैं, रचना वह सार्थक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। यानी क्या? रचना के माध्यम से क्या करते हैं? रचना के माध्यम से ही रचना और क्या है? रचना और क्या है? इस रचना के माध्यम से रचना एक सार्थक तथा कलात्मक रूप है। यह रचना, यह सार्थक तथा कलात्मक रूप है। सार्थक तथा कलात्मक रूप है। ये क्या है? यह एक सार्थक तथा कलात्मक। सार्थक क्यों है? क्योंकि एक दिशा में जा रही है। और कला क्यों है? क्योंकि इसमें आर्ट आ रहा है। ये सार्थक क्यों है? क्योंकि एक दिशा में जा रही है। और दूसरा कलात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें आर्ट आ रहा है। तो आर्ट आ रहा है और कला दोनों आ रहा है, तो इसलिए सार्थक और कलात्मक अभिव्यक्ति है या रूप है, जिसके द्वारा उसके जो उद्देश्य हैं, जिसके द्वारा उसके उद्देश्यों को, जिसके द्वारा एक निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर, जिसके द्वारा एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर, एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। सामने रखकर विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है, यानी उसमें शब्द पिरो दिए जाते हैं, लिपिबद्ध किया जाता है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं रचना। तो रचना क्या है? रचना एक सार्थक और कलात्मक रूप है। सार्थक और एक कलात्मक रूप है जिसके द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। उसमें शब्द पिरो दिए जाते हैं, उसमें शब्द रख दिए जाते हैं। जब शब्द रख दिए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? वह रचना कहलाता है। चाहे वह कविता के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, चाहे वह कल ही मैंने दोहे बताए हुए थे, परसों दोहे बताए थे। इतने सारे जो दोहे हैं, वह दोहे भी क्या है? यह रचना के ही रूप है। वह जो है समास है, या वह कविताएं हैं, वह कहानियां हैं, वह रिपोर्टाज है, वह सभी रचना के ही रूप हैं। चलिए, रचना शब्द जो है, वह रचना शब्द अंग्रेजी के कंपोजिशन से निकला हुआ है। हिंदी में जो है वह रच धातु से निकला हुआ था, जिसका नाम है, जिसका मतलब है सजाना, सजावट। तो अब जो है अंग्रेजी में कंपोजिशन से निकला हुआ है। रचना का अंग्रेजी जो पर्यायवाची है, अंग्रेजी सिनोनिम है, उसका नाम है कंपोजिशन।
रचना का अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन है। अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन है। कंपोजिशन है यह केवल निबंध लिखने के लिए नहीं, अक्सर हमें जो है हमें कंपोजिशन भी पढ़ाया जाता था, ग्रामर एंड कंपोजिशन हमारा साथ में होता था। हमें ग्रामर और कंपोजिशन दोनों साथ में लिखा था। जब हम अपना पढ़ते थे तो ग्रामर और साथ साथ में कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता था, तो जो है वो आर्टिकल हुआ, न्यूज हुआ, और जो है उसके बाद हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए, और फिर जो है वो हमें एस्से लिखने के लिए, यह सब उसी के पार्ट होते थे। एस्से लिखना और एप्लीकेशन लिखना, उसके बाद कोई आर्टिकल लिखना, या फिर कोई दो तीन लाइन में जो है वो समरी लिखना और शॉर्ट पैसेज लिखना, सेंट्रल आइडिया लिखना, ये सब कंपोजिशन का पार्ट होता था। तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है, रचना। तो रचना हमको करना होता था पत्र के रूप में, रचना हमको करना होता था एस्से के रूप में, रचना हमको करना पड़ता था एक छोटे से सेंट्रल आइडिया के रूप में। तो ये सब जो है वो कंपोजिशन का पार्ट हुआ करता था। तो कंपोजिशन के बारे में हमारा एक अलग से पार्ट होता था, उसके नंबर होते थे। तो इसमें मात्र कंपोजिशन में मात्र निबंध लिखना ही नहीं, कंपोजिशन में मात्र निबंध लिखना ही नहीं, इसमें मात्र निबंध लिखना ही नहीं, अपितु क्या, अपितु अन्य बातें भी, अपितु कथा उपन्यास कविता, कथा उपन्यास कविता, पत्र संस्मरण रिपोर्टाज, पत्र संस्मरण रिपोर्टाज, आत्मकथा, इन सबका भी ज्ञान करवाया जाता है। इन सभी का रचना करवाया जाता है। यानी मात्र खाली निबंध लिखना ही नहीं, मात्र कंपोजिशन में मात्र निबंध लिखना ही नहीं, उसके साथ साथ में कथा, उपन्यास, कविता, पत्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, इन सभी की भी रचना साथ में करवाया जाता है। और इसका भी बच्चों के साथ में प्रैक्टिस पूरा का पूरा करवाया जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस कराते कैसे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कैसे कराते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम जो है अलग अलग प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो टेक्निक कौन कौन से करते हैं, जैसे टेक्निक क्या ले सकते हैं, तो टेक्निक में ले सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इससे हम जो है टेक्निक ले सकते हैं। इससे जो है हम अलग अलग प्रकार की रचना करवा सकते हैं। चित्र वर्णन ले सकते हैं, चित्र वर्णन ले सकते हैं, चित्र वर्णन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में जो है वार्तालाप ले सकते हैं, वार्तालाप करा सकते हैं। वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक ले सकते हैं, वर्णन करना, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक लेख ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, विचारात्मक लेख ले सकते हैं, कोई विचार उसे प्रस्तुत करना है तो विचारात्मक लेख ले सकते हैं। इन सभी को अब बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं, पुस्तकों की समालोचना लिख सकते हैं, यानी कोई पुस्तक है उसका समालोचना करना। आलोचना और समालोचना दो तरह के होते हैं। क्रिटिसिज्म, पुस्तकों का समालोचना करना ले सकते हैं। सारांश लिखना ले सकते हैं, जिसको कहते हैं कि जो है सेंट्रल आइडिया लिखना, सारांश लिखना ले सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट उसको कहते हैं अंग्रेजी में आगे जाकर के, सारांश लिखना ये ले सकते हैं। ऐसे जो है शब्दानुवाद, शब्दों का वाक्यांश, मुहावरों, शब्दों जो है शुद्ध प्रयोग, समानार्थी शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्दों का प्रयोग, ये सब चीजों का जो है हम ले करके ये रचना को हम इसमें इन सभी में पिरो करके रचना को और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो रचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, इन सभी को सुदृढ़ बनाने के लिए, इन सभी का प्रयोग करने के लिए हम प्रैक्टिस कैसे बच्चों के सामने करवा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करवाने के लिए छोटे छोटे चीज ये ले सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, चित्र वर्णन करो, वार्तालाप करो, वर्णनात्मक कोई चीज लिखो, विवरणात्मक कोई चीज लिखो, विचारात्मक कोई लेख लिखो, या फिर पुस्तकों का कोई जो है समानार्थी शब्द लिखो, सारांश लिखो, कोई शब्द लिखो, शब्दार्थ लिखो। इन सभी चीजों का जो है प्रयोग साथ में कराया जा सकता है। तो ऐसे करा करके जो है हम ऐसे करा करके बच्चों में रचना का जो है उल्लेख या रचना का ज्ञान हम करवा सकते हैं। तो रचना का ज्ञान करवाने के लिए इतनी सारी बातें जो है
मैंने आपको बताई। रचना जो है रच धातु से निकला हुआ है। रचना अंग्रेजी के कंपोजिशन शब्द से निकला हुआ है, और कंपोजिशन का मतलब भी होता है क्या? रचना करना। रचना करना मात्र निबंध लिखना ही नहीं, रचना करना में वो सारी बातें आ जाती है, चाहे वह लेख हो, चाहे वह आत्मकथा हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे निबंध हो, चाहे वह पत्र हो, वो सारी बातें जो है रचना करने में आ जाती है। चलिए, तो रचना करना हो गया। अब आगे चलते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? रचना शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? रचना शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो ब्लैक पेन चाहिए मेरे को। रचना शिक्षण की आवश्यकता, रचना शिक्षण की आवश्यकता। रचना शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? रचना शिक्षण की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मानव एक क्या है, पहली बात तो यही है कि मानव एक सृजनात्मक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारे कौशल है, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उन बातों को अंदर जो अंदर पड़ी हुई है उनको बाहर निकालना। जब बाहर निकालेंगे कैसे? जब उनको अवसर देंगे, जब उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, जब उनको एक्सपोजर देंगे। तो एक्सपोजर देंगे तो अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर, उनको लेख लिखने के लिए देंगे, उनको कविता लिखने के लिए कहेंगे, उनको रिपोर्टाज लिखने के लिए कहेंगे, उनको कहानी लिखने के लिए कहेंगे, उनको चित्र वर्णन करने के लिए कहेंगे, उनको विवरण लिखने के लिए कहेंगे, उनको आलोचना करने के लिए कहेंगे, उनको समालोचना करने के लिए कहेंगे। जब इतनी सारी बातें हम उनको अवसर देंगे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर से वो गुण निकल करके आएगा। वो गुण निकल के आएगा, जब आएगा तो उसी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, उसी को अपना व्यवसाय बना सकते हैं, और वो एक रचना के रूप में बाहर उनकी छवि, उनकी कौशल जो है एक रचना के रूप में निकल के आ सकती है। तो ऐसे ही रचना शिक्षण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि लेखन सामाजिक व्यवहार का सहज साधन नहीं है, इसी कारण, यानी लेखन जो है, लेखन से सभी लोग डरते हैं। क्या है? लेखन, लेखन से, अब लेखन करने के लिए बहुत कम ही लोग मिलते हैं। लेखन से सब लोग, कौन लिखने जाएगा यार, बोल दो, दो शब्द बोलना है, हम बोल देते हैं लिख लेना अपना, कौन जाएगा लिखने के लिए? और लिखने के लिए क्या है, हम जब बोलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, चल जाता है। जब हम बोलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, चल जाता है। जब बट जब हमको लिखना पड़ता है तो एक फॉर्मल रूप में लिखना पड़ता है, उसको एक स्पेसिफिक रूप में लिखना पड़ता है, सही से लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक साक्ष्य का रूप हो जाता है, वो एक साक्ष्य का रूप हो जाता है, इसलिए बहुत संभाल करके बहुत छोटे शब्दों में उसको लिखना पड़ता है। तो ऐसे वो लिखने से, लेखन से पूरा जो समाज है, वो पूरा समाज डरता है, समाज डरता है। तो इसी कारण लेखन से, लेखन से समाज भागता है, भागता है, और इसे सामाजिक व्यवहार के रूप में उपयोग नहीं करता है। इसे सामाजिक व्यवहार के रूप में, लेखन को सामाजिक व्यवहार के रूप में उपयोग नहीं करता है, सामाजिक व्यवहार के रूप में उपयोग नहीं करता है। जो समाज है उसको सामाजिक व्यवहार के रूप में उपयोग नहीं करता है। इसी कारण लेखन, लेखन तथा रचना शिक्षण में, इसी कारण रचना शिक्षण में जो है वह कठिनाइयां आई। रचना शिक्षण जो है पीछे रहा। रचना शिक्षण में लोगों की रुचि नहीं रही, में लोगों की रुचि नहीं रही रचना शिक्षण में। क्यों? क्योंकि अवसर ही नहीं है, लोग अवसर ही नहीं देते हैं उसको, उसको तवज्जो ही नहीं देते हैं, उससे भागते हैं। उसको उसको गाइड करने वाला, उसको मेंटर करने वाला या उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे गिने चुने बहुत कम लोग होते हैं, वह गिने चुने लोग ही कम होते हैं, वही जो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। तो ऐसे ये पूरी पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर ना होने की वजह से, क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में इसका व्यवहार, समाज को व्यवहार के रूप में इसको नहीं लिया जाता है, तो नहीं लिया जाता है। इस वजह से रचना शिक्षण में लोगों की रुचि जो है वो बहुत कम होती है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को व्यवहारिक रुचि में, व्यवहारिक रूप में इसका ज्ञान हो, तथा अब जो है वह रचना का भी ज्ञान हो, लोगों तक पहुंचे। आजकल तो, पहले तो था कि चिट्ठी लिखते थे, आजकल चिट्ठी भी नहीं कोई लिखता है, ईमेल लिखता है, या ईमेल भी नहीं लिखेगा, अब लिखना भी नहीं है, वो कहेगा गूगल में, हेलो गूगल, हेलो गूगल, हेलो एलेक्सा, ये काम करके लाओ। तो अलेक्सा को, गूगल को बोल देगा कि हेलो गूगल ये कर दो, तो गूगल जो करके लेके आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। अब तो और समस्या हो गई है, आर्टिकल लिखने के लिए, न्यूज लिखने के लिए, इनके लिए तो और समस्या हो गई है कि लिखना जो है, राइटिंग, राइटिंग जो है बिल्कुल कम हो गया। आजकल इतने सारे कंटेंट ट्रैफिक के रूप में है कि लोग वहीं से कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसमें थोड़ा सा बदल करके उसको सही कर देते हैं। तो ऐसे जो है ये रचना शिक्षण में लोगों की रुचि कम हो गई है। लोगों की रुचि को और बढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर में रुचि को बढ़ाने के लिए ये रचना शिक्षण की आवश्यकता है। रचना शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो ये जो रुचि कम हुई है, इस रुचि को और बढ़ाने के लिए जो है रचना शिक्षण जरूरी है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रारंभ से ही छात्रों के लिए रचना शिक्षण आवश्यक है। यानी बच्चा आगे जाकर के वो भी इसी धारा में ना बहे, उसको उसको प्रारंभ से ही रचना शिक्षण का ज्ञान करवाया जाए, रचना शिक्षण जो है वह दिया जाए।
रचना शिक्षण दिया जाए और रचना के बारे में से ज्ञान दिया जाए कि कैसी कैसी रचनाएं होती हैं और कैसे कैसे करेंगे, इसका प्रोफेशन आगे कैसा बन सकता है उसके बारे में बच्चे को देना, जिससे वह भावी जीवन में लेखन कार्य सरलता से और सफलतापूर्वक कर सके। यानी जब प्रारंभ से ही करवाएंगे तो बच्चा जो है, बच्चा उस लेखन कार्य को आगे भावी जीवन में सरलतापूर्वक कर पाएगा। तो सरलतापूर्वक कर पाने के लिए उसे जो है ये शुरू से ही उसको रचना शिक्षण का ज्ञान देना जरूरी है। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। तो रचना शिक्षण जो है वह इसीलिए जरूरी है क्योंकि रचना शिक्षण से लोग भागते हैं और इसका सामाजिक रूप में व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता है। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे रचना शिक्षण का महत्व क्यों है? रचना शिक्षण की आवश्यकता हमने देख ली, अब इसके महत्व देखते हैं। रचना शिक्षण का महत्व कहाँ कहाँ है? तो रचना शिक्षण का महत्व मैं आपको ऐसे ही ओरल बता देता हूँ कि जैसे फिल्मों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, चाहे वह फिल्मों की स्क्रिप्ट हो, चाहे वह जो है आजकल देखो वेब सीरीज चल रही है, वेब सीरीज की कितनी उसकी स्क्रिप्ट हो, चाहे फिर वह जो हमारे सीरियल्स आते हैं उन सीरियल्स की हो, चाहे फिर वो कोई ऐसे ड्रामा आर्ट के जो चलते हैं उनकी स्क्रिप्ट हो वो, या फिर ये इसकी यहाँ पे फिर निबंध लिखने में निबंध के लेखन जो है वो कितने सारे फैलते हैं। और वही नॉवेल लिख करके अपना जो प्रोफेशन कर सकते हैं, छोटी छोटी कहानियां लिख करके जो अपना प्रोफेशन फैला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे न्यूज के आर्टिकल लिखने में जो है बना सकते हैं आप, जो है रिसर्च पेपर लिख करके जो है कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साधन है जहां पे की रचना का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कंटेंट का बाजार भी एक आपके लिए एक स्कोप है। कंटेंट का बाजार इतना है कि कंटेंट के बाजार में लोगों को सही कंटेंट नहीं मिलता तो सही कंटेंट आप बना करके लोगों को दे सकते हैं। तो ऐसे रचना शिक्षण का महत्व कहाँ है? तो रचना शिक्षण का महत्व शब्दों को सार्थक कलात्मक रूप में सजाने में, यानी शब्दों को, अब लोगों को पता तो है कुछ इतना सारा कुछ ब्ला 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 लिख करके आ गए, यानी इतना सारा ब्ला 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 पूरा का पूरा इतना बोर्ड जो है भर लिए, अब उसमें कहाँ क्या रखना है, किस तरह से रखना है, कहाँ एस है, कहाँ वी है, कहाँ वो है, वो पता नहीं। कौन से शब्दों से पूरी पूरी कहानी बन जाएगी वो पता नहीं। कौन से शब्द कहें कि हमारी बात बहुत ही प्रभावशाली बन जाए, और कौन सी बात इसमें है, कौन सा शब्द इसमें है कि पूरी कहानी जो पूरा शब्द आपने लिखा चौपट कर देगा उसको। तो ऐसे शब्दों को सार्थक और कलात्मक रूप में सजाने में भी इसका महत्व है। शब्दों को सार्थक एवं कलात्मक रूप में करने में, हम देखते हैं, हम जब अपने किसी लोकल में किसी को चिट्ठी लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं लोकल में, यानी अपने आसपास अपने मम्मी पापा को लिखें या अपने प्रिंसिपल को लिखें, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी लिख करके दे देते हैं, कुछ भी। ये जो है इतना बड़ा चिट्ठी जो है बना करके उसमें कुछ भी लिख करके दे देते हैं। बट जब यही चिट्ठी, ऐसी ही चिट्ठी हमें उससे किसी बड़े ऑफिसर को देना पड़ता है, जब उससे किसी बड़े ऑफिसर को देना है तो हम उसको थोड़ा सा और सुधारते हैं, एक बार लिखते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर वापस से चेक करते हैं, फिर वापस से करते हैं, या किसी और को दिखाते हैं, तब जाकर के भेजते हैं। वही अगर उससे ऊपर किसी को देना है, किसी कलेक्टर को देना है, या किसी डीएम को देना है, या किसी प्राइम मिनिस्टर को देना है, या चीफ मिनिस्टर को देना है, तो उससे बेहतर हम वहां पे, और शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ थोड़ी सब कम होती है, यहाँ पे शब्दों की संख्या और भी कम कर देते हैं, यानी कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी अभिव्यक्ति को करें, यानी कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति करें। तो ऐसे जो है वो शब्दों का सार्थक एवं कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए भी रचना शिक्षण का जो है वह महत्व है। तो रचना शिक्षण का महत्व क्या है? कि शब्दों को कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करना। वह कब आएगा? जब आप उस पर प्रैक्टिस करे रहेंगे, और उस पर, यह रचना शिक्षण के लिए जो है राइटिंग का पूरा एक चैप्टर ही है, और एक जो है अपना रीडिंग रिफ्लेक्टिंग एंड द टेस्ट, ये पूरा का पूरा एक पेपर ही है बीएड में। तो बीएड में इसीलिए ये पेपर डाला गया, इसी रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेस्ट, ये इसीलिए पेपर में डाला गया कि जो लर्नर है, जो ट्रेनीज है, जो सीख रहा है, उसको यह पता चले कि शब्दों को कैसे पिरोना है, कैसे नोट्स लिखने हैं, कैसे जो है मीटिंग्स लिखनी है, कैसे एजेंडा लिखने हैं, ये सारी बातों को वहां पे उनको वहीं से पता हो जाए। तो लिखने के लिए, रचनात्मक कार्य को सिखाने के लिए बीएड में भी एक प्रकार का पेपर डाला गया है। तो ऐसे जो है रचना शिक्षण का ये महत्व है। आगे चलते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में। दूसरा जो पॉइंट है वह कह रहा है कि इससे कोई लिखित रूप में हमें अपनी अभिव्यक्ति देनी है, तो लिखित अभिव्यक्ति देने में, पहले हमारे पास कोई चिट्ठी वगैरह लिखने के लिए नहीं होता था, तो गांव में लोग आते थे चिट्ठी लिखवाने के लिए। लिखित अभिव्यक्ति देने में,
लिखित अभिव्यक्ति देने में, तो गांव में जो है वह चिट्ठी लिखवाने के लिए आते थे कि आपका बेटा पढ़ा हुआ है तो जरा मेरा चिट्ठी लिख दे। तो चिट्ठी लिखने के लिए वो जैसा जैसे कहते थे, वो डिक्टेट जो जो करते थे उसको हम वैसा वैसा लिख लेते थे, बट उसका फ्रेम जो है हम बनाते थे। फ्रेम कैसे बनाना, कि किसको लिखना है, उसका विषय क्या लिखना है, और फिर महोदय आदरणीय जो कुछ लिखना वो फ्रेम बना देते थे, और फिर वो जो जो कहते थे वैसा उसको हम उसी हिसाब से हम लिखते जाते थे। तो वो जो है अपनी भाषा में बोलते थे, उसको जो है हिंदी में रूपांतरित करके हम लिखते थे। तो ये सब चीजें जो है वह लिखित स्वरूप में अभिव्यक्त करने में भी जो है रचना शिक्षण का महत्व है। आगे से हृदय से निकली हुई सभी बातों को बताने में, यानी अंदर की बात, दिल की बात, दिल की बात को कहने में, दिल की बात को कहने में भी जो है वह क्या है, रचना शिक्षण का महत्व है। हृदय से निकली हुई बात, हृदय से निकली हुई बात को प्रस्तुत करने में, हृदय से निकली हुई बात को प्रस्तुत करने में भी जो है रचना शिक्षण का महत्व है। और क्या, सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में, सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी रचना शिक्षण का महत्व है। यानी समाज में कैसी बातों को रखेंगे और व्यवसाय में कैसी बातों को रखेंगे, किस रूप में रखेंगे, वहां पे भी रचना शिक्षण का महत्व है। तो रचना शिक्षण की इन जगहों पे महत्व है। अब इन जगहों पे रचना शिक्षण का जब प्रयोग होना है तो अपने विद्यार्थियों को, हमारे लर्नर को, हमारे छोटे बच्चों को, जिनको हम शुरू से ही सिखा रहे हैं, उनको सिखाने के लिए रचनात्मक कार्य में रुचि पहुंचवानी चाहिए। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। रचना शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, रचना शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य जान लेते हैं। जो रचना शिक्षण कराना, उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य, रचना शिक्षण के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानते हैं। उद्देश्य पहला उद्देश्य है कि छात्रों की भाषा और शैली को सुव्यवस्थित बनाना, यानी उनकी जो भाषा है, भाषा, उनकी जो बच्चों की जो भाषा है, भाषा कैसी प्रयोग की जाए, भाषा और शैली को, यानी उसको किस रूप में लिखना है, भाषा तो है ही, भाषा को किस रूप में लिखना है, भाषा और शैली को व्यवस्थित करने में, यानी उसको व्यवस्थित करना है। तो उसको व्यवस्थित कैसे करना है, तो उसको व्यवस्थित पत्र के रूप में अलग से लिखना है, निबंध के रूप में अलग से लिखना है, कहानी के रूप में अलग से लिखना है, नाटक के रूप में अलग से लिखना है, कविता के रूप में अलग से लिखना है। ये सारी बच्चों को बताना कि इनके अलग अलग रूप हैं और उनको इस भाषा में और इस शैली में लिखते हैं। शैली में कविता को लिखने की शैली अलग होती है, कहानी को लिखने की शैली अलग होती है, उसमें शब्दों का रूप, उसमें भाषा का रूप अलग तरीके से प्रयोग होता है, और जो है कविता में शब्दों का रूप और भाषा का रूप अलग तरीके से प्रयोग होता है। ये सारी बातें बच्चों को बताना, इससे अवेयर कराना। भाषा में वर्तनी, वाक्य आदि की सामान्य भूलों का परिष्कार करना, यानी भाषा में जो वर्तनी संबंधी भूल है, भाषा में वर्तनी संबंधी भूल, भाषा में वर्तनी संबंधी भूल का परिष्कार करने में, यानी उसको सुधार करने में, का परिष्कार करने में भी जो है ये भाषा शिक्षण का महत्व है। भाषा शिक्षण का महत्व यहाँ भी है। और क्या, छात्रों में अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करने की योग्यता प्रस्तुत करने में, यानी छात्रों द्वारा छात्र क्या करें, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, इसके लिए भी है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, इसके लिए भी जो है, और शुद्ध रूप में अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, इसके लिए भी जो है भाषा शिक्षण का उपयोग है, महत्व है, उद्देश्य है। और क्या, छात्रों की कल्पना संबंधी और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए, कल्पना शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए भी जो है ये भाषा शिक्षण क्या है, जरूरी है। और क्या है, अवकाश के समय सदुपयोग करने की शिक्षा के लिए, यानी खाली समय में इसका प्रयोग करने के लिए, खाली समय में प्रयोग करने के लिए, यानी बच्चा बैठा हुआ है तो जाकर के लाइब्रेरी में पढ़े या कुछ लिखे, उसके समय में इसका उपयोग करने के लिए, उसके शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना, शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए, तो वृद्धि करने के लिए भी इसका प्रयोग है। और कहाँ है, तो शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं। हिंदी भाषा था उसके साहित्य के प्रति छात्रों का अनुराग पैदा करने के लिए, यानी बच्चों में अनुराग पैदा करने के लिए, यानी बच्चों का लगाव, अनुराग या लगाव भाषा के प्रति बढ़े,
तो इसके लिए भी क्या है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य यही है कि भाषा शैली को व्यवस्थित कर सके बच्चा, अपनी वर्तनी में संबंधी में सुधार कर सके बच्चा, छात्र अपनी अभिव्यक्ति को शुद्ध रूप में प्रस्तुत कर सके, कल्पना शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास कर सके, खाली समय में उसका उपयोग कर सके, शब्दकोश में अपनी वृद्धि कर सके तथा भाषा के प्रति अपना लगाव अनुराग जो है वह प्रस्तुत कर सके। इसके लिए इतनी सारी बातें जो है भाषा के क्या है, उद्देश्य हैं। इतनी सारी बातों को जो है वो उद्देश्य के रूप में लिया जाता है और बच्चों को रचनात्मक कार्य करवाया जाता है। बच्चों से रचनात्मक कार्य करवाया जाता है, इसीलिए कंपोजिशन बच्चों से करवाया जाता है। उसके नंबर होते हैं, बच्चों से कंपोजिशन करवाया जाता है, बच्चों से राइटिंग करवाई जाती है, लेखन करवाया जाता है, उन सभी के नंबर होते हैं ताकि बच्चा नंबर के आधार पर भी वो सीखे। नंबर ही नहीं, बच्चों के अंदर में रचनात्मक कौशल विकसित करना उसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब रचनात्मक शिक्षण की जो है अलग अलग विधियां कौन कौन सी विधियों को जान लेते हैं। तो विधियां जो है वो आप लोग जानते हैं, लिखे हुए हैं। विधियां जो है आप लोग जानते हुए लिखे हुए हैं। तो विधियों को हम जो है एक एक करके विधियों को आप लोग जानते हैं। यही मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देता हूं कि वो कौन कौन सी विधियां हैं, बस उसके बाद हम सीधे चलते हैं। विधियों को मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने लिखा हुआ वही उसी को मैंने आगे कैरी किया हुआ, उसी को मैंने उठाया हुआ है। ये विधियां हैं, ये विधियां हैं रचना शिक्षण की विधियां। तो रचना शिक्षण की विधियां प्राथमिक स्तर पे कौन कौन सी है, तो प्रश्नोत्तर विधि, चित्रवर्णन विधि, अनुकरण विधि, लेख विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अनुकरणात्मक विधि। वहीं जो है वो माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, तो रूपरेखा विधि है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, परिचर्चा विधि है, स्वाध्याय विधि है तथा मंत्रणा विधि है। तो जो है यह माध्यमिक स्तर पर। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौन सी विधियां हैं, तो वह विमर्श विधि है, निर्देश विधि है, समवाय विधि है तथा विश्लेषण विधि है। इन विधियों के बारे में हमको जो है विस्तार में जानना है। तो चलिए हम एक एक विधियों को जो है एक एक विधियों के रूप में समझेंगे, एक एक विधियों के रूप में समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहली विधि लेते हैं हम। पहली विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या है, प्रश्नोत्तर विधि जो है सबसे प्राचीन विधि है। प्रश्नोत्तर विधि जो है भाषा रचनात्मक शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर विधि है, यह प्राथमिक लेवल पर प्रयोग की जाती है और ये बहुत ही मतलब पुरानी विधि है और ये अच्छी विधि भी है। इससे बच्चे दोनों लोग, बच्चे और शिक्षक, मतलब छात्र और शिक्षक दोनों जो है इसमें संलिप्त रहते हैं। इसमें छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे प्रश्न, डायरेक्ट टाइप के, इनडायरेक्ट टाइप के और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं और टू वे होता है। उसी पूछने के आधार पर जो है रचना पूरी करी जाती है। वैसे प्रश्नोत्तर विधि जो है पहली विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में कैसे करवाते हैं, तो इस विधि का करने का तरीका क्या है, तो ये सबसे प्राचीन विधि है। किसी निबंध की रचना के लिए या कोई परंपरागत रचना प्रणाली के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी निबंध की रचना के लिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, निबंध की रचना के लिए, निबंध की रचना करने के लिए। तो निबंध की रचना कैसे करेंगे, तो ये पूछेंगे कि ये कौन है, ये किस बारे में फेमस है और इन्होंने क्या कृतियां करी हैं, ये इनका घर कहाँ पे है, इनके लोग कहाँ पे हैं। तो वो निबंध में उसकी पूरी जो विस्तार उसका लिखा जाता है। तो विस्तार लिखने के लिए जो है हम ये इसका प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्यापक यहाँ पे एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है जिसमें प्रश्नों को पूछने पर संपूर्ण निबंध की रूपरेखा तैयार हो जाती है। यानी प्रश्नावली तैयार करता है शिक्षक प्रश्नावली तैयार करता है और उसी प्रश्नावली के माध्यम से उस प्रश्नों में इस तरह से प्रश्नावली होती है, उसका जो निबंध का पूरी निबंध की रूपरेखा तैयार हो जाती है। यानी क्या क्या होगा, क्या क्या रखा जाएगा। तो निबंध में कि जैसे निबंध का प्रस्तावना क्या होगा, प्रस्तावना के बाद उसमें कौन से पॉइंट होंगे, किसके बारे में लिख रहे हो, तो उसके बारे में क्यों लिख रहे हो, वह उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्यों है, उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, फिर अब इसको करने से क्या फायदा होगा, तो फायदा फिर जो है गैर फायदा या फिर सब हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वहां पे उपसंहार कैसे लिखोगे, उपसंहार मतलब क्या कि उसका कंक्लूजन। तो ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे 6 पॉइंट पे प्रश्न बनाता है शिक्षक और शिक्षक प्रश्न बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और उसी प्रश्नों पर बच्चों को कहता है कि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर इसका जवाब लिख के लाओ और ये पूरा जो है उसको एक साथ में पिरो देना, ये पूरा हो जाएगा निबंध। तो ऐसे जो है प्रश्नों के माध्यम से कृतियां जो है करवाना एक प्रकार की ये भी प्रश्नोत्तर विधि होती है।
चलिए आगे चलते हैं। और यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, इसमें छात्र और शिक्षक, ये हमने कल भी पढ़ा हुआ था गद्य शिक्षण में, तो इसमें दोनों बच्चे, जो छात्र है और जो शिक्षक है, दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उसी के जरिए जो है बच्चों से ज्ञान करवाया जाता है और इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करवाई जाती है। इसमें शिक्षक को यह ध्यान रखना होता है कि रचना का विषय छात्रों के अनुभव की सीमा के भीतर का हो, यानी जो भी कराना है, जो निबंध लिखवाना है, जो बच्चों में से निबंध लिखवाना है, वह निबंध बच्चों के लेवल का हो। तो बच्चों के लेवल का, जैसे गाय का है तो गाय छोटे बच्चों के लिए गाय, उसके ऊपर जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाए वैसे वैसे आप जो है उसका लेवल जो है बढ़ा सकते हैं, निबंधों का जो है वो दायरा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न लेंगे, प्रश्न भी इसी तरह से लेंगे, प्रश्न भी इसी तरह से लेंगे कि प्रश्न छोटे हों, स्पष्ट हों, प्रश्नों का उत्तर जो है एक वाक्य में लिखा जा सके और उसके उत्तरों में त्रुटि होने पर, अगर कोई जो उत्तर लिख रहा है बच्चा अगर कोई उत्तर दे रहा है, बच्चा उत्तर दे रहा है और उत्तर में त्रुटि है, तो त्रुटि जो है वो शिक्षक त्रुटि को क्या करे, शिक्षक त्रुटि को दूर करे। तो यह भी जो है साथ साथ में प्रश्नावली विधि में होता है, इसीलिए इसे छात्र और शिक्षक दोनों की विधि कहा जाता है। इसमें दोनों एक्टिव रहते हैं, क्योंकि बच्चा उत्तर दे रहा है और इसके उत्तर में अगर कोई त्रुटि है तो छात्र उस त्रुटि को, शिक्षक उस त्रुटि को क्या करता है, दूर करवाता है, दूर करवाने का प्रयास करवाता है। तो इसलिए जो है यह प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में लाई जाती है, कब, रचनात्मक कार्य कराने के लिए। रचनात्मक कार्य में जैसे वह निबंध हो गया या फिर कोई कहानी हो गई, इसमें वो इस प्रकार के फ्रेम बना करके बच्चों से जो करवाता है। आगे चलते हैं चित्र वर्णन विधि कहते हैं। चित्र वर्णन विधि आप लोगों को अक्सर दिया जाता है करने के लिए। तो चित्र वर्णन, कि चित्र कोई दिया हुआ है उस चित्र का वर्णन करो। एक चित्र मैंने बताया हुआ था, एक चित्र 1000 शब्दों का वर्णन करता है। तो 1000 शब्द कैसे होंगे, तो कहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, तो लेफ्ट टू राइट शुरू करेगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शुरू करेगा, फिर यहाँ से अप से टॉप, मतलब बॉटम से अप की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो ऐसे पूरी कहानी जो है वो व्याख्या करेगा, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर आएगा, ऐसे पूरी जो है चित्रों का व्याख्या करेगा। तो चित्रों की व्याख्या करना, चित्रों का वर्णन करना भी जो है हम छोटी क्लासों में ले सकते हैं बच्चों को, कि कैसे चित्र का वर्णन बच्चा करे। ये भी प्रकार की क्या है, ये भी प्रकार की कला है। तो चित्र ऐसी वस्तु है जिसके रंग, उभार, पृष्ठभूमि छात्रों के ध्यान को आकर्षित कर लेती है। इस विधि में जिस विषय पर रचना करना होता है उससे संबंधित चित्र छात्र के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी अगर जिसका चित्र वर्णन करना है तो चित्र वर्णन का चित्र छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। चित्र छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब चित्र जो है, चित्र को देख करके बच्चे उस चित्र को देख करके क्या करते हैं, उससे वह समझ लेते हैं और फिर उसी आधार पर उत्तर देने लगते हैं। अतः कक्षा में चित्रों के माध्यम से रचना शिक्षण कराने से छात्रों का ध्यान निरंतर विषय में लगा रहता है। यानी अगर चित्र के माध्यम से अगर वर्णन करें तो बच्चों का ध्यान जो है, ध्यान हमेशा रहता है, ध्यान केंद्रम रहता है, बच्चों का ध्यान केंद्र रहता है। तो ऐसे ध्यान केंद्र करने के लिए भी यह चित्र वर्णन बहुत जरूरी है। इसमें छात्रों की मौलिक लेखन तथा स्वानुभूति प्रकट करने के लिए अच्छा होता है। इसमें बच्चों से क्या इसका फायदा है चित्र वर्णन से, तो बच्चे जो है अपनी अनुभूति को इससे जो है वह प्रकट कर सकते हैं कि चित्र में क्या दिख रहा है। बच्चा अपने हिसाब से चित्र में दिखेगा कि हमको चित्र में तो नाक दिख रही है, कोई कहेगा हमको चित्र में तो जो है वहां पे नदी दिख रही है, हमको चित्र में तो जो है वहां तालाब दिख रहा है, हमको चित्र में तो वहां गेंडा दिख रहा है, हमको चित्र में तो हाथी दिख रहा है। ऐसे चित्र वर्णन करके जो है वो बच्चा अपनी बातों को, अपनी अनुभूति को जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसे अनुभूतियों को प्रस्तुत करने के लिए भी यह जो चित्र वर्णन वो बहुत ही खास माना जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं, अनुकरण विधि की बात करते हैं। यह चित्र वर्णन हो गया, चित्र वर्णन लेते हैं। छोटी क्लासों के लिए चित्र वर्णन है, प्रश्नोत्तरी विधि है, अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि होती है, जैसे कि अनुकरण से ही समझ में आ रहा है कि अनुकरण मतलब क्या, नकल करना। तो नकल करना, अभी इस विधि में छात्रों के सामने त्रुटि रहित कोई रचना प्रस्तुत करी जाती है, अनुकरण विधि। बच्चा अनुकरण किसका करेगा, गलत का करेगा या सही करेगा, सही करेगा। बच्चा जो है अनुकरण किसका करेगा, तो सही जो कंटेंट है उस सही कंटेंट का बच्चा जो है अनुकरण करेगा। तो ऐसे ही, इसीलिए सही अवतरण का प्रस्तुतिकरण
सही अवतरण का प्रस्तुतिकरण पहले किया जाता है। सही अवतरण का प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम करा जाता है, सर्वप्रथम करा जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम करने के बाद फिर जो है बच्चे उस रचना का अध्ययन और मनन करते हैं। यह हो गया पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, बच्चे उसी का मनन और अध्ययन करेंगे। बच्चे इसी प्रस्तुति का, बच्चे इसी अवतरण का, अवतरण या प्रस्तुति का, प्रस्तुति का अध्ययन या मनन करेंगे, अध्ययन और मनन करेंगे। अध्ययन और मनन कर लिए, अब उसी को फिर से, अब वैसी ही रचना, उसी रचना से मिलती जुलती रचना छात्र को स्वयं करने के लिए कहा जाता है। अब बच्चे को, अब ये बच्चे ने अध्ययन कर लिया, अध्ययन कर लिया, उसी को वैसी ही रचना को, सेम वैसी ही रचना को, वैसी ही रचना को बच्चे को करने के लिए कहा जाता है। बच्चे को करने के लिए कहा जाता है, करने के लिए कहा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए अब एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण में जैसे, उदाहरण में मेयर, उदाहरण में जैसे यदि मैं मेयर होता, यहाँ पे उदाहरण में है एक, वहां जिस कस्बे में यहाँ कहा जा रहा है यदि मैं मेयर होता, यदि मैं मेयर होता, तो अब मेयर किसी कस्बे का, किसी नगर पालिका का मेयर होता है, तो मेयर होता, अब यह मेयर होता। अब इसके बारे में शिक्षक ने क्या किया, सबसे पहले इस यदि मैं मेयर होता उसकी पूरी की पूरी अवतरण, उसका प्रस्तुतिकरण शिक्षक ने पहले पूरा कर दिया। अब बच्चा क्या किया, उसी पूरे कंटेंट को क्या हो रहा है, टीचर, बच्चा जो है पूरा अध्ययन कर लिया, पूरा कंटेंट पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब उसे जो है वापस से यही रचना को बच्चे को कहा जा रहा है कि अब तुम अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो। तो अब यदि मैं मेयर होता के बारे में बच्चा अपने से जो है वह लिखता है, तो इसी को कहते हैं क्या, अनुकरण विधि। यानी ये जो चीज लिखी हुई है उसी चीज को बच्चा अध्ययन करके, मनन करके वापस से अपने शब्दों में लिखता है, उसी को कहते हैं क्या, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि भी जो है बच्चों को लेखन कार्य करवाने के लिए, अध्ययन करवाने के लिए, मनन करवाने के लिए जो है यह बहुत ही सर्वोत्तम होती है। तो इस तरह से अनुकरण विधि लिया जा सकता है। चलिए, हो गया, अनुकरण विधि भी हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली विधि लेते हैं, अगली विधि का ज्ञान करते हैं। अगली विधि है लेख विधि। जैसा कि आप जानते हैं, लेख, श्रुतिलेख, आलेख, श्रुतिलेख, आलेख यह करवाया जाता है। तो जैसे श्रुतिलेख और आलेख करवाने के लिए, या फिर कोई और निबंध लेख, इन सब लेखों को करवाने के लिए लेख विधि का इस्तेमाल किया जाता है। लेख विधि, लेख विधि। अब लेख विधि में क्या होता है, तो लेख विधि में कोई ऐसा कंटेंट बच्चे को दिया जाता है, या उसके सामने कोई एक ऐसी प्रस्तुति दी जाती है जिससे बच्चा जो है वो प्रस्तुत करता है। तो लेख विधि में बच्चा जो है सुलेख, निबंध लेख, सुलेख, श्रुतिलेख, श्रुतिलेख, आलेख, आलेख, सुलेख, श्रुतिलेख, आलेख, निबंध या पत्र, इन सबको लिखने के लिए छात्र को प्रेरित किया जाता है कि बच्चा जो है लिखे। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे बच्चे का जो है वो हस्तलेखन, लेखन कौशल यह विकसित होता है और बच्चे के अंदर में एक जागृति पैदा होती है। तो लेखन विधि भी जो है वो छोटी क्लासों में प्रयोग किया जाता है। छोटी क्लासों में जो है सुलेख, श्रुतिलेख, आलेख का प्रयोग करके बच्चों का लेखन कौशल जो है इससे विकसित किया जाता है। तो एक लेखन विधि हो गई। आगे चलते लेखन विधि हो गई। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण यंत्र विधि। भाषा शिक्षण यंत्र विधि एक जो है, एक ये भी विधि है, यह आता है कभी कभी, यह प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि के बारे में आता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, जहां पे यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, भाषा शिक्षण कराने के लिए यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। यंत्र मतलब मशीन का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे इसको कहते हैं, जहां पे मशीन का प्रयोग हो उसे कहते हैं भाषा शिक्षण यंत्र विधि। यह प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह कहां मानी जाती है, तो प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर के लिए होती है। और क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, तो इस विधि के अनुसार शिक्षक जिस विषय पर रचना करवाना चाहता है उससे संबंधित एक चित्र दीवार पर लटका देता है। यानी रचना करवाने के लिए शिक्षक क्या करेगा, एक चित्र जो है वह दीवार पर लटका देगा, एक चित्र जो है वह दीवार पर लटका देगा।
अब चित्र दीवार पर लटका दिया। अब लटकाने के बाद इस चित्र को बच्चा क्या करेगा, देखेगा। उससे संबंधित यानी चित्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे शेर और चूहा की कहानी लिखा हुआ है, शेर और चूहा की कहानी लिखा हुआ है, तो शेर और चूहा की कहानी यहाँ पे चिपका, यहाँ पे लगा दिया। अब लगाने के बाद इससे संबंधित जो है एक ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड मशीन में करके वह रख दिया और वहां चालू कर दिया। रिकॉर्ड मशीन को रख दिया और उसको चालू कर दिया और उसको बजाया जाता है। रिकॉर्ड मशीन को अभी इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ इसी को बजाना शुरू किया जाता है। अब बच्चे जो है उसको ध्यान से सुनते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के बाद अब जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो बच्चे को इसी को दोहराने के लिए कहा जाता है। बच्चे को दोहराने के लिए कहा जाता है। बच्चे को दोहराने के लिए कहा जाता है कि बताओ क्या कहा गया था, क्या क्या कहा गया था, उसको दोहराओ। दोहराने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे को इस दोहराने की प्रवृत्ति से बच्चे के अंदर में जो मेमोराइजेशन है, जो धारण करने की शक्ति है, जो रिटेंशन की पावर है, वो रिटेंशन की पावर शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको पूरा ग्रहण करवाने का काम जो है इस भाषा शिक्षण यंत्र विधि से करवाया जाता है। तो ऐसे जो है पूरा पकड़ने का काम, जितना कंटेंट उस कंटेंट को धारण करने का काम कैसे करेगा बच्चा, इसको करवाने का काम इससे करवाया जाता है। तो इसके कुछ जो है इसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो उस वस्तुओं के लिए जो है इस विधि में कुछ उपकरण की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्रामोफोन अगर है तो है, नहीं है तो टेप रिकॉर्डर ले सकते हैं। ग्रामोफोन नहीं है तो टेप रिकॉर्डर ले सकते हैं, या फिर आजकल तो ऑडियो हो गया, फोन में हो गया, उसका ले सकते हैं। फिर कोई उसका रिकॉर्ड जो घटना है या चित्र से संबंधित जो है रिकॉर्डिंग चित्र से संबंधित जो रिकॉर्डिंग है वो चाहिए। और क्या चाहिए? चित्र चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चों के लिए सहायक पुस्तक, यानी वो किस पुस्तक से थी, वो सहायक पुस्तक। इतनी वस्तुओं की जो जरूरत है सहायक शिक्षण यंत्र विधि में जरूरत पड़ती है। तो सहायक शिक्षण यंत्र विधि जो है क्यों प्रयोग करी जाती है? इससे बच्चों को धारण शक्ति इंप्रूव करने के लिए और उनको जो है ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग करवाया जाता है। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। यानी अभी हमने भाषा शिक्षण विधि में इसका का प्रयोग कर लिया, यंत्र विधि का। अब आगे चलते हैं, अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला है हमारा अनुकरणात्मक विधि। अनुकरणात्मक विधि क्या होता है? वैसे जैसे अनुकरण विधि थी वैसे ही अनुकरणात्मक विधि भी है। अनुकरणात्मक विधि इस विधि के अनुसार छात्रों की भाषा अपनी स्वयं की होती है। यहाँ पे बच्चे जो है उनकी भाषा जो है स्वयं की होती है, खुद की होती है अनुकरणात्मक विधि में। अनुकरणात्मक विधि में क्या होता है? तो इस विधि में जो है बच्चों की जो भाषा होती है, यहाँ पे बच्चों की भाषा अपनी स्वयं की होती है। बच्चों की भाषा, इसमें बच्चों की भाषा, इसका जो फर्क है वो जान लीजिए। बच्चों की भाषा स्वयं की होती है। अब फर्क क्या होता है? स्वयं की होती है, बट उसको कैसे लिखना है, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए, तो शैली को जानने के लिए, परंतु शैली को समझने के लिए उसको कैसे लिखना है, उसकी शैली को समझने के लिए उन्हें किसी एक आदर्श रचना पर निर्भर होता है। यानी कोई एक आदर्श रचना हो, शैली को समझने के लिए एक आदर्श रचना पर निर्भर होना पड़ता है। एक आदर्श रचना को देखना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को कभी-कभी जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है तो क्या करते हो भाई, किसने एप्लीकेशन लिखा, किसका एप्लीकेशन सही है, लाओ जरा वो लाओ, उसी को टिप लेते हैं, उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो क्या है, आपको लिखना पड़ता है, भाषा आप ही होगी, आपकी होगी, बट उसमें क्या उसका शैली है, क्या फ्रेम है, क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप अपनाते हो और फिर उसी हिसाब से लिखते हो। तो फॉर्मेट को अपनाना, वो शैली को अपनाना है, वही क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक विधि कहलाता है। यहाँ छात्र दिए हुए विषय पर उसी शैली के अनुरूप रचना करने का प्रयास करता है। यानी जो शैली दी हुई है, मान लिए एक शैली दी हुई है कि एक में लिखना है प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना के बाद जो है वह हेतु कथन लिखना है।
हेतु कथन लिखना है, कथोपकथन लिखना है, कथोपकथन लिखना है, फिर उसके बाद जो है कथोपकथन लिखना हो गया, फिर उसके बाद जो है उपसंहार लिखना है। तो ये इतनी लाइन है। अगर ये इतनी लाइन है तो इतनी लाइन में जो है इतने लाइनों को ध्यान में रखना है हमारे उस शैली में। तो जैसे हमको लिखना है इस शैली को हमको इसमें ध्यान रखना है। तो हम जब अपनी कहानी अपने शब्द को लिखेंगे वो हमारा ही होगा, बट हम ये फॉर्मेट अपनाएंगे उसका। ये फॉर्मेट अपनाने के लिए जो है हम वह जब प्रयोग करते हैं तो इसे कहते हैं क्या, अनुकरणात्मक विधि। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का लेख देखकर नेहरू पर लेख लिखना। जैसे महात्मा गांधी का कोई लेख लिखा हुआ है तो इसे हम नेहरू पर लेख लिखेंगे। पहले लिखा हमने पढ़ लिया उसको ना कैसे लिखा हुआ इसे हमने अपना लिख दिया। वैसे जैसे हमको स्वतंत्रता दिवस पर कोई हमने लेख देखा तो स्वतंत्रता दिवस का लेख देख करके हमने गणतंत्र दिवस पर कोई लेख लिखा, तो जो है यह क्या होता है, अनुकरणात्मक विधि होती है। हम किसी वस्तु को देख करके अपना खुद का लिखते हैं तो वह कहलाता है अनुकरणात्मक विधि। यह बच्चे को दिखाया जाता है, कहा जाता है कि वो देख लो और वैसे ही लिख डालो, अनुकरण कर डालो, उसे कहते हैं अनुकरणात्मक विधि। और अनुकरण में क्या होता है, अनुकरण में जो अनुकरण विधि थी, अनुकरण विधि में पहले टीचर सारी बातें कर लेता है और फिर बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते देख करके वापस करते हैं। ये अनुकरण विधि थी। चलिए अब आगे चलते हैं, रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि है अगली विधि है रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि, रूपरेखा विधि में क्या होता है, इस विधि के अनुसार निबंध का आरंभ मध्य तथा समापन वाक्यांशों की रूपरेखा में दे दिया जाता है। यानी उसका आरंभ कब होगा, आरंभ कब होगा, उसका मध्य क्या होगा और उसका समापन कैसा होगा, उसका समापन कैसा होगा। यानी ये मुद्दे जो दिए होते हैं, अब इन्हीं मुद्दे की इन्हीं रूपरेखा के आधार पे हमको जो है वो लिखना पड़ता है। अब इन्हीं रूपरेखा के आधार पे जैसे मैंने यहां पे कहा था, तो प्रस्तावना, प्रस्तावना, कथोपकथन, हेतु कथन और क्या, तो वह उपसंहार, यह जो कहानी है। अब इसी कहानी में, इसी कहानी के जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये क्या है, इसका रूपरेखा है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट विधि में भी उसे कहते हैं क्या, यह रूपरेखा विधि। यह विधि सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। यानी हर क्लास में जो है उसका छोटा बड़ा करके हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पत्र का फॉर्मेट अलग होता है, निबंध का फॉर्मेट अलग होता है, कविता का फॉर्मेट अलग होता है, तो उसी फॉर्मेट में जो हम उसको देख करके लिखते हैं तो अनुकरणात्मक विधि हुई। जब हम उस फॉर्मेट को अपनाते हैं तो कहते हैं उसको रूपरेखा विधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि तो आप लोग जानते हैं, उद्बोधन विधि तो आप लोग जानते हैं, कल मैंने पढ़ाया हुआ था। उद्बोधन विधि को मैंने कल पढ़ाया हुआ था। उद्बोधन विधि में क्या होता है कि टीचर जो है, टीचर वो बोलता है, टीचर उसमें से बोलते जाता है और जो कठिन कठिन शब्द है उन कठिन कठिन शब्दों को जो है उच्चारण करते जाता है। तो इस विधि में शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है, तत्पश्चात छात्र भी वैसा ही उद्बोधन करते हैं। तो यानी यहाँ पे बोलने वाला कौशल विकसित किया था, यानी मौखिक कौशल यहाँ पे उद्बोधन विधि। लिखित भी कौशल था और मौखिक भी कौशल है ना, यहाँ पे उद्बोधन विधि जो है यह मौखिक कौशल के लिए। तो मौखिक कौशल में क्या होता है, शिक्षक पहले फिर उसके बाद शब्दों को बताता है और वैसा ही बच्चे जो है, बच्चे सुन करके वैसा ही करते हैं, वैसा ही सुन के करते हैं। तो शिक्षक जो पहले शब्दों को उच्चारण कर पूरे वाक्य को पढ़ देता है, उसके शब्दों के अर्थों को बता देता है और बच्चे वैसा सुन करके तत्पश्चात वैसा ही उद्बोधन करते हैं। तो ये जो है उसको कहते हैं उद्बोधन विधि। चलो उद्बोधन विधि भी खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं प्रवचन विधि, लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि या लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, यह भी आप लोगों ने कल मैंने इसको पढ़ा दिया हुआ था। व्याख्यान विधि मैंने कल क्लियर कर दिया हुआ था। प्रवचन विधि, प्रवचन विधि या व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि। अब प्रवचन विधि भी मैंने कल क्लियर कर दिया हुआ था, बता दिया होता। प्रवचन में क्या होता है कि कोई एक विषय पर लेक्चर व्याख्यान दिया जाता है और व्याख्यान जो है छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। कोई भी एक लेक्चर, जैसे मैं अभी आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं तो ऐसे बच्चों को जो है प्रस्तुत कर जाता था। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे सब सुनते हैं, जो भी बातें हैं उसको सुनते हैं और सुन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार रचना करते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया गया, डिक्टेट करा दिया गया, कह दिया गया अभी यहीं पे मैं यहाँ पे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप उन बातों को अपने शब्दों में लिखोगे। तो आप अपनी बातों को उन शब्दों में जब लिखोगे, इसे ही कहेंगे क्या, प्रवचन विधि। यानी मैं सारा प्रवचन मैंने दे दिया, अब आप उसको रिकॉल करके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको लिख डालो। कुछ लोग शब्दों को भूल जाते हैं तो उसको रिपीट करते हैं या फिर रिकॉल करके उसको लिखते हैं। वैसे अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप क्या करोगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको लिख लोगे, जो बोर्ड पे नहीं लिखा उसको घर पे जाकर के रिकॉल करोगे फिर लिखोगे। तो ऐसे जो है
बच्चे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य, अपने जो स्टोर करने की क्षमता, जो रिसाइट करने की क्षमता है, उसकी क्षमता के आधार पर जो है बच्चे लिखते हैं। और यह विधि उच्च उच्च में प्रयोग करी जाती है। यह कहां प्रयोग की जाती है? उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे जो व्याख्यान प्रवचन विधि है, मैंने आपको बताया कि शिक्षक बातों को कह देता है, बच्चे उसको स्टोर करके अपने अपने हिसाब से उसको लिखते हैं, तो यह प्रवचन विधि होता है। बच्चे अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से लिखते हैं। तो ये हो गया क्या? प्रवचन विधि। तो प्रवचन विधि भी हो गया, यहाँ खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा अगली विधि है परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि मतलब क्या? कि डिबेट करना, एक दूसरे के साथ में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ में चर्चा करके जो है वह किसी कंक्लूजन पर आना, कंक्लूजन पर आना और फिर वैसे ही उसी पर बात करना। इस विधि में सबसे पहले शिक्षार्थी विवेच्य विषय के बारे में स्वाध्याय करता है, यानी परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि क्या कहती है? परिचर्चा विधि में कोई एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी पर कोई एक टॉपिक, इस पर टॉपिक दे दिया गया। अब यहाँ पे बच्चों को कहा जाएगा, पहले बच्चे क्या करेंगे? पहले बच्चे इसको पढ़ के आएंगे, पढ़ कर आएंगे, इसको पढ़ कर आएंगे, महात्मा गांधी को पूरा अध्ययन करके आएंगे, अध्ययन करके आएंगे। फिर उसके बाद ग्रुप में समूह में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे पढ़ के आएंगे और समूह में चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी जी ऐसे थे, महात्मा गांधी जी वैसे थे, महात्मा गांधी जी ने ये किया था, महात्मा गांधी जी ने वो किया था। अब चर्चा करने के बाद उसको जो है मौखिक या लिखित रूप से उसको, उस लेखन को जो कहा गया, उस लेखन को जो है लिपिबद्ध करते हैं। लेखन को जो उसी को लेखन के रूप में लिपिबद्ध करते हैं, यानी उसी को शब्दों में लिख देते हैं, उसी को लिपिबद्ध कर देते हैं, उसको जो है उसी अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध रूप में कर देते हैं। चर्चा करने से विचारों में स्पष्टता आती है। अब ये चर्चा क्यों करना? तो चर्चा करने में जहां कहीं डाउट है, जहां कोई परेशानी है, तो डाउट जो है वहां पे क्लियर हो जाते हैं और इसके प्रति, विषय के प्रति भी प्रतिबद्धता आती है। यह शैली भी उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। यह शैली भी कहां प्रयोग की जाती है? उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। ओके, तो ये हो गया, यह हमारा खत्म हो गया। परिचर्चा विधि भी यहाँ जो खत्म होता है कि परिचर्चा विधि जो है, इससे बच्चे इसमें क्या करते हैं? कंटेंट को अपना अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके आकर के ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करके फिर उसी आधार पर अपना लिखते हैं, लिख करके उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया परिचर्चा विधि। आगे चलते हैं स्वाध्याय विधि। एक स्वाध्याय विधि आती है कि बच्चे अपना खुद से अध्ययन करते हैं, खुद से अध्ययन करना, स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहना पड़ता है। इस विधि में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा विषय सामग्री स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय हो जाता है। यानी स्वाध्याय विधि में क्या होता है? स्वाध्याय विधि में टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। इसमें किसी कंटेंट को पढ़ते हैं और उसको जो है याद रखते हैं, पढ़ते हैं और याद रखते हैं तथा साथ में जो है उस पर उसकी शैलियों से परिचित होते हैं। उसमें कौन सी शैली किस रूप में, किस शैली में लिखा गया है, उसमें उसको जो है शैली को प्रयोग करते हैं। और इसको करने से, स्वाध्याय करने से क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है दोनों की, इसकी, टीचर की और विद्यार्थी की, दोनों की जो है इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। तो स्वाध्याय मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करना। एक सेल्फ स्टडी भी जो है वह ये रचना विधि में आती है। आगे आती है मंत्रणा विधि। एक अगली विधि है जिसको कहते हैं मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि मतलब क्या? बात मतलब चर्चा करना, एक दूसरे के साथ में गॉसिप करना या बातचीत करना, मंत्रणा करना। इस विधि में छात्र अपने मित्रों के साथ में चर्चा करता है और बाद में चर्चा के निष्कर्ष को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। मंत्रणा विधि। अब मंत्रणा विधि में क्या होता है? इस मंत्रणा विधि में जो बच्चा है, बच्चा अपने मित्रों के साथ में चर्चा करता है। बच्चा अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है किसी मुद्दे पर, और चर्चा करने के बाद उसे लिखकर शिक्षक को बताता है, शिक्षक को दिखाता है।
इस तरह की विधि को कहते हैं क्या? इस तरह की विधि को कहते हैं मंत्रणा विधि। तो ये जो है था मंत्रणा विधि यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, जो उच्च शिक्षा में प्रयोग होता है वो होती है विमर्श विधि। विमर्श विधि यानी विचार विमर्श, अपनी बातों को रखना। तो ये बड़ी क्लास के लिए उपयोग हो रहा है, उच्चतर प्राथमिक के लिए। तो इसको कहते हैं विमर्श विधि। विमर्श विधि क्या होती है, इसको चलिए जानते हैं। विमर्श विधि, विमर्श विधि क्या होती है? तो विमर्श विधि जो है, यह विधि बालक में अध्यापक, इस विधि से बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे पर अनुभव और ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। यानी एक तरफ जो टीचर है और एक तरफ जो स्टूडेंट है, इसके पास जो ज्ञान है, इसके पास जो ज्ञान है और इसके पास जो ज्ञान है, इन दोनों के ज्ञान यह यहाँ पे देगा, ये यहाँ पे देगा। यानी कोई मुद्दा है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर अपने ज्ञान को स्टूडेंट तक प्रेषित करेगा, स्टूडेंट अपने ज्ञान को टीचर तक प्रेषित करेगा, और ये दोनों मिल करके किसी एक समस्या का समाधान निकालेंगे। समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या होता है? विमर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। निकालने के लिए या उसका कोई कंक्लूजन लिखने के लिए, कोई सार लिखने के लिए भी जो है यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है कि अच्छा इसका क्या हो सकता है, इसको बहुत शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो बहुत शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, क्या क्या हटा दे, तो वो हटाने के लिए जो अननेसेसरी कंटेंट है, उस अननेसेसरी कंटेंट को हटाने के लिए विचार विमर्श करा जाता है। तो विचार विमर्श जो है यह इसीलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए या एक दूसरे के साथ में विचारों को प्रेषित करने के लिए वो होता है, और अपने अनुभव भी डालने के लिए जो है विचार विमर्श किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निर्देश विधि। निर्देश विधि में क्या होता है? टीचर को किसी कंटेंट से संबंधित किसी बच्चे को निर्देश देने के लिए कहा जाता है। ये भी एक गुण जो है विकसित कराया जाता है निर्देश विधि में। निर्देश मतलब क्या? गाइड करना। तो गाइड करने के लिए पहले बच्चे को गाइड कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद बच्चे को कहा जाता है कि तुम अपने किसी जो है मित्र को गाइड करो। तो इस विधि के अनुसार एक छात्र को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यानी बच्चे को गाइड करा जाता है, बच्चे को निर्देश दिया जाता है, और वो बच्चा उस निर्देश को समझता है, फॉलो करता है, रखता है, और उसके बाद वही बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को फिर से गाइड करता है, दूसरे बच्चे को निर्देश देता है। इस तरह से निर्देश विधि जो है, निर्देश विधि का भी कौशल बच्चे के अंदर में विकसित करा जाता है। चलिए, तो निर्देश विधि हो गया। अब आगे चलते हैं समवाय विधि। समवाय विधि आप लोग जानते ही हैं, समवाय विधि पढ़ा हुआ आपने व्याकरण में। समवाय विधि क्या कहती है कि एक के साथ में वो पढ़ाते पढ़ाते साथ में दूसरी बातें भी लेके चलना। इसमें गद्य पद्य के दौरान ही रचना का भी ज्ञान करवाना, यानी गद्य पद्य कराया जा रहा है, गद्य और पद्य दोनों करवाया जा रहा है। तो गद्य पद्य के साथ साथ रचना भी करवाना, रचना भी साथ साथ में बताना कि उसका जो है कविता कैसे, उसको कविता में कैसे लिखेंगे, और इसको जो है कहानी में कैसे लिखेंगे, इसको जो है लोकोक्ति में कैसे लिखेंगे। तो गद्य पद्य के साथ में रचना का भी ज्ञान करवाना, यह क्या होता है? समवाय प्रणाली कहलाता है। समवाय प्रणाली भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला चलते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि आप लोग जानते हैं, मैंने विश्लेषण विधि के बारे में कल भी बताया हुआ था। विश्लेषण मतलब क्या होता है? एक वस्तुओं का फैलाव करना विश्लेषण विधि कहलाता है। यानी उस वस्तुओं का जब फैलाव कर देते हैं तो विश्लेषण विधि होती है। तो विश्लेषण विधि भी जो प्रयोग की जाती है बड़ी क्लासों में, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना, रचना करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग करना कैसे करते हैं? तो यहाँ इसमें समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। यानी समस्या जो है वह समस्या क्या होगी? तो समस्या जो होगी, एक ये हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, और इसके भी छोटे से भाग यहाँ पे हो जाएंगे, इसके भी छोटे भाग यहाँ जाएंगे, इसके भी छोटे भाग यहाँ जाएंगे, इसके भी छोटे भाग हो 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 जाएंगे। एक समस्या है, समस्या को अलग अलग रूपों में हमने क्या कर दिया? बांट दिया, अलग अलग बांट दिया। अब जो है इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं, सभी का अध्ययन कर रहे हैं, और सभी का अध्ययन करने के बाद एक कंक्लूजन पर आते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अध्ययन करने के बाद समस्याओं को बांट देते हैं, बांटने के बाद उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ऐसे जो है समस्या को फैला करके, समस्या को डिस्ट्रीब्यूट करके, ढेर सारी समस्याओं को
अलग अलग भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसका निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, विश्लेषण विधि। तो ऐसे ही जब हम रचना करते हैं तो रचना के अलग अलग भागों को बांट देते हैं और उसको अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं क्या, विश्लेषण विधि। तो यहां तक जो था हमारा आज जो है वो हमने आज पूरा का पूरा आपका रचना शिक्षण के प्राथमिक में, उच्चतर प्राथमिक में, माध्यमिक में कौन कौन से जो शिक्षण विधि प्रयोग करी जाती है उन सभी का जो है मैंने बारीकी से उदाहरण के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो है इसमें याद रखेंगे, इसमें खास तौर से समवाय विधि जो है और अपना प्रश्नोत्तर विधि, समवाय विधि और उसके बाद अभी विश्लेषण विधि, ये सब विधियां जो है वो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इनको आप याद रखे रहिएगा। चलिए यहां तक हमारा काम अब खत्म होता पढ़ाने का। अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं।